नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। आज की खास खबरों के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इन खबरों में सबसे पहले जानेंगे मध्य प्रदेश में एंटी हिंदू विवाद पर क्यों घिरी बीजेपी, सपा डेलीगेशन को बरेली जाने से क्यों रोका गया, बिहार में विपक्ष को लेकर क्या बोले पीएम मोदी, क्या जुबीन गर्ग को जहर देकर मारा गया। मुख्य खबरों में जाने से पहले एक नजर कुछ बड़ी हेडलाइंस पर। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान की करीब 12 से 13 विमान तबाह किए थे। विपक्ष को लेकर बोले पीएम मोदी, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के जननायक पद की चोरी की कवायद की जा रही। आई लव मोहम्मद विवाद के बीच यूपी पुलिस ने सपा सांसदों के प्रतिनिधिमंडल को बरेली जाने से रोका। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, पाकिस्तान से देश न संभले तो भारत में घर वापसी कर ले। करूर में हुई भगदड़ पर मद्रास हाई कोर्ट ने स्टेट और नेशनल हाईवे पर सभी राजनीतिक रैलियों, रोड शो और अन्य सार्वजनिक आयोजनों पर एसओपी तैयार होने तक लगाई रोक। अब वक्त कुछ बड़ी खबरों को परखने का। मध्य प्रदेश में एंटी हिंदू विवाद पर क्यों घिरी बीजेपी, ओबीसी आरक्षण को लेकर एमपी की बीजेपी सरकार निशाने पर आ गई है। सोशल मीडिया पर यूजर सरकार को हिंदू विरोधी बताने लगे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार ने ओबीसी को 27% आरक्षण देने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। वर्तमान में मध्य प्रदेश में ओबीसी को 14% आरक्षण मिल रहा है। सरकार चाहती है कि इसे बढ़ाकर 27% तक किया जाए, जिसके लिए वो कोर्ट से इजाजत मांग रही है। सरकार का कहना है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी की आबादी 50% से ज्यादा है। एससी, एसटी और ओबीसी की कुल आबादी 87% से ज्यादा है और इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद ओबीसी को सिर्फ 14% आरक्षण मिल रहा है, जो सही नहीं है। अब इस मामले को लेकर सीएम मोहन यादव को उनके पद से हटाने की बात चल रही है। सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड चलाए जा रहे हैं। अब इस मामले को लेकर धार्मिक नेता क्या कुछ बोल रहे हैं, जरा एक बार वो भी सुन लीजिए। बामन मेश्राम जैसे लोगों के हाथों में खेल रहे हैं। मोहन यादव को मोदी जी तत्काल हटाइए, नहीं तो ये जो कैंसर है पूरे प्रदेश से भाजपा को समाप्त करके मृत्यु को प्राप्त कर देगा। मैं फिर से कह रहा हूं, मोहन यादव रामद्रोही है, मोहन यादव हिंदू द्रोही है, मोहन यादव सवर्णद्रोही है। सुप्रीम कोर्ट का नियम है कि आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश में अभी 60% आरक्षण है। एससी के लिए 16%, एसटी के लिए 20%, ओबीसी 14% और ईडब्ल्यूएस 10%। अगर ओबीसी को 27% मिलता है तो कुल आरक्षण 73% हो जाएगा। सरकार का तर्क है कि 1992 के इंदिरा साहनी फैसले में कहा गया था कि असाधारण परिस्थितियों में 50% की सीमा तोड़ी जा सकती है और मध्य प्रदेश का मामला ऐसे ही असाधारण स्थिति में आता है। सरकार ने कहा कि आरक्षण का मामला कोर्ट में होने की वजह से करीब 4700 से ज्यादा पदों पर भर्ती रुकी हुई है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से बढ़ी हुई 27% आरक्षण सीमा के साथ भर्ती शुरू करने की इजाजत मांगी है। सरकार ने अपने हलफनामे में 1983 की महाजन आयोग की रिपोर्ट का हवाला दिया है। इस रिपोर्ट के कुछ कथित हिस्से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वायरल हो रहे हिस्सों में कथित तौर पर भगवान राम द्वारा ऋषि शंभुक के वध और एकलव्य को उसकी भील पहचान के कारण धनुर्विद्या सिखाने से मना करने जैसे हिंदू धर्म ग्रंथों से जुड़े हुए विषयों पर सवाल उठाए गए हैं। सोशल मीडिया पर अब कई लोग इन वायरल हिस्सों को बीजेपी सरकार की हिंदू विरोधी सोच बता रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार ने अदालत में हिंदू धर्म को अन्याय और शोषण का प्रतीक बताया है। मध्य प्रदेश बीजेपी ने सोशल मीडिया पर किए जा रहे इन दावों को अब गलत बता डाला है और भ्रामक बताया है। बीजेपी कह रही है कि सोशल मीडिया पर जो सामग्री वायरल की जा रही है वो सरकार के हलफनामे का हिस्सा नहीं है और ना ही ये राज्य सरकार की कोई आधिकारिक नीति है। सपा डेलीगेशन को बरेली जाने से क्यों रोका गया? समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को बरेली जाने वाला था। इसमें 5 सांसद इकरा हसन, जियाउर रहमान, नीरज मौर्य, हरेंद्र मलिक और मोहिबुल्लाह नदवी समेत कुल 14 लोग शामिल थे। इस टीम को बरेली जाकर हालातों की रिपोर्ट पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को सौंपनी थी, लेकिन नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे के वृंदावन आवास पर पुलिस ने पहरा बिठा दिया और उन्हें बाहर निकलने की अनुमति तक नहीं दी गई। हाउस अरेस्ट के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए माता प्रसाद पांडे ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। भाई देखिए, भारत जब आजाद हुआ तो देश का प्रशासन कैसे चलेगा उसके लिए संविधान का निर्माण हुआ। संविधान में सबके अधिकारों का वर्णन है और वो विभागों में कई न्यायपालिका है, कार्यपालिका है,
व्यवस्थापिका है, इन सबको अलग करके एक सुंदर सी व्यवस्था भारत के लिए बनी। और भारत में संवैधानिक व्यवस्था में रूल ऑफ लॉ है, जो कानून हमारे लिए वही दूसरे के लिए, रूल ऑफ लॉ से ही ये देश चलेगा। उन्होंने ये बात कही तो स्वागत योग्य है और अच्छी बात कही। तो अब उनका जो बात हुई, लेकिन अभी आप भी बरेली जा रहे थे और आपने जिक्र किया था बुलडोजर एक्शन का भी, तो उसको मद्देनजर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम तो हमेशा बुलडोजर के खिलाफ रहे। असेंबली में मैंने कहा बुलडोजर किया क्यों रहा है, तो बुलडोजर अच्छी व्यवस्था नहीं है। कानून के हिसाब से किसी का दंड दिया जाता है, घर गिराया जाता है, ऐसा नहीं बस तुरंत ऑर्डर कर दो गिर जाए। आज पुलिस और समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच काफी ज्यादा गर्मागर्मी भी देखने को मिली। वहीं यूपी के अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे को आज बरेली जाने से रोके जाने पर क्या कुछ कहा, जरा उन्हें भी सुन लीजिए। लोकतंत्र की जो मर्यादा है उसके विपरीत सरकार का ये आचरण है। माता प्रसाद पांडे जी उत्तर प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं और दो बार विधानसभा के अध्यक्ष रहे, वरिष्ठ नेता हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर एक प्रतिनिधिमंडल का एक प्रतिनिधिमंडल का गठन हुआ है और उन्हीं के निर्देश पर ये प्रतिनिधिमंडल जा रहा था वहां के हालात को देखने के लिए, वहां के अत्याचार को देखने के लिए और सरकार को जिससे कंस्ट्रक्टिव सुझाव दें, वहां शांति बहाल हो, अन्याय न बढ़े और वहां बुलडोजर न चले। इन सब बातों के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर हमारा प्रतिनिधि जा रहा था, लेकिन उसको जाने से रोक दिया। सरकार को पता है कि इतना बड़ा अन्याय कर दिया गया है, अत्याचार कर दिया है और प्रतिनिधिमंडल समाजवादी पार्टी के जाएगा तो खुलासा होगा, इसका जवाब सरकार के पास नहीं है। इसी को छिपाने के लिए रोका गया है, लेकिन उनके रोकने से समाजवादी पार्टी का जो विचारधारा है अन्याय के खिलाफ लड़ने का, अत्याचार के खिलाफ लड़ने का, इस प्रदेश में शांति और भाईचारा कायम करने का, वो बना रहेगा। वहीं कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार भरपूर कोशिश कर रही है कि हर मुद्दे का सांप्रदायिकीकरण और ध्रुवीकरण हो सके। इनके पास जनता को बताने के लिए कुछ नहीं बचा है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। सरकार केंद्र की और उत्तर प्रदेश की भरपूर कोशिश कर रही है कि हर मुद्दे का सांप्रदायिकरण हो और ध्रुवीकरण हो, क्योंकि आप भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकार के पास जनता को बताने का कुछ बचा नहीं, तो एक ही रास्ता है, किसी तरह ध्रुवीकरण हो। पर बरेली में अगर नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे या सांसदगण शांति स्थापित करने की अपील करना चाहते थे तो उन्हें जाने देना चाहिए था, नियंत्रण में रखते हुए उन्हें कोई भीड़भाड़ न जाती, पर इन लोगों को नहीं रोका जाना चाहिए था। इनके साथ अगर क्राउड जाता तो उसे आप रोकते, भीड़ को रोकते। एक बात साफ हो गई कि वहां हिंदू मुसलमान विवाद नहीं, वहां विवाद जो प्रशासन के खिलाफ है, तो उसको ढकने के लिए ये सब किया जा रहा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि वहां शांति बनाए रखना चाहिए, कोई सांप्रदायिक स्वरूप न ग्रहण करने पाए और इस मुद्दे को लाख कोशिश कोई करे, ध्रुवीकरण नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश सरकारें निराशा में अब ध्रुवीकरण के सिवा उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा। समाजवादी पार्टी के सांसद जिया और रहमान बर्क ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। डेलीगेशन की कॉपी है, आपको मिल गई होगी, नहीं होगी तो मैं मुहैया करा दूंगा। और समाजवादी पार्टी के प्रमुख माननीय अखिलेश यादव जी ने डेलीगेशन बनाया था। हम बरेली जाकर के वहां के लोगों की पीड़ा को सुन करके एक रिपोर्ट तैयार करके माननीय अखिलेश जी को देना चाहते थे, जिससे वहां के लोगों को के साथ जो नाइंसाफी हो रही है वहां पर उनको इंसाफ मिल सके
और उनके साथ ज्यादती नहीं। तो क्या कितने सालों की यहाँ पुलिस भी लगाई गई थी, कब से पुलिस लगी थी? पुलिस तो रात से लगा दी गई थी और रात से ये प्रयास था उनका कि मैं कहीं घर से किसी तरह से निकल नहीं जाऊं। मेरे घर को चारों तरफ से घेर करके पुलिस की ड्यूटी लगा दी गई थी। लेकिन मैं जो जाना चाहता था, यकीनन मैं जाना चाहता हूं, वहाँ के दुख दर्द में भी शरीक होना चाहता हूं, लेकिन कानून का सम्मान भी करता हूं, कानून को तोड़ना भी नहीं चाहता मैं। और इसलिए अगर अब अनुमति नहीं मिलेगी, जब अनुमति होगी 163 हटेगी, तब पार्टी की तरफ से हम फिर माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार फिर से डेलीगेशन बना करके जाएंगे। बिहार में विपक्ष को लेकर क्या बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार विधानसभा चुनावों से पहले विपक्ष को लेकर कई बड़े बयान दिए। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का नाम लिए बगैर पीएम मोदी ने कहा कि आजकल लोग जननायक की चोरी करने में लगे हैं। इस मौके पर उन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर के योगदान को भी याद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को बिहार में कर्पूरी ठाकुर स्किल यूनिवर्सिटी का वर्चुअली उद्घाटन किया। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, जरा सुनिए और साथ ही में जननायक वाले बयान को भी एक बार गौर से सुनिए। नीतीश जी की सरकार ने इस यूनिवर्सिटी का नाम भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर रखा है। और कर्पूरी ठाकुर जी को जननायक ये सोशल मीडिया की ट्रोल करने वाली टीम ने नहीं बनाया। कर्पूरी ठाकुर को जननायक बिहार के जन जन ने बनाया और उनके जीवन को देख करके बनाया था। और मैं तो बिहार के लोगों को कहूंगा कि जरा चौकन्ने रहिए। ये जननायक पद कर्पूरी ठाकुर से ही शोभायमान है। आजकल लोग ये जननायक की भी चोरी करने में लगे हैं और इसलिए बिहार के लोगों से मैं जागरूक रहने का आग्रह करूंगा कि हमारे कर्पूरी ठाकुर साहब का ये जनता द्वारा दिया गया सम्मान कोई चोरी न कर जाए। क्या जुबीन गर्ग को जहर देकर मारा गया? असम के लोकप्रिय गायक जुबीन गर्ग की संदिग्ध मौत का मामला अब हत्या की साजिश की ओर मुड़ गया है। उनकी मौत 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में एक यॉट पार्टी के बाद हुई थी, जिसके बारे में पहले माना गया था कि ये डूबने से मौत हुई है। जुबीन के बैंडमेट शेखर ज्योति गोस्वामी ने चौंकाने वाला आरोप लगाया है कि जुबीन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और फेस्टिवल आयोजक श्याम कानू महंता ने मिलकर उन्हें जहर देकर मार दिया है। गोस्वामी ने कहा कि जुबीन बहुत अच्छे तैराक थे, इसलिए डूबना असंभव था। उन्होंने यह भी कहा कि जब जुबीन को सांस लेने में तकलीफ हुई तो शर्मा ने कथित तौर पर कहा कि उसे जाने दो। असम पुलिस की सीआईडी ने गहन जांच के बाद सिद्धार्थ शर्मा को गिरफ्तार किया था और पुलिस ने गिरफ्तारी का आधार वित्तीय रिकॉर्ड और गवाहों के बयानों को बताया, जो प्रथम दृष्टया शर्मा की दोष सिद्धि स्थापित करते हैं। फेस्टिवल आयोजक श्याम कानू महंता भी जांच के दायरे में है। पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम मानती है कि ये मौत डूबने से नहीं बल्कि जहर देने की साजिश का नतीजा थी। गोस्वामी ने आरोप लगाया कि सिंगापुर को जानबूझकर अपराध छिपाने के लिए चुना गया था। अब यह मामला केवल हत्या तक सीमित नहीं है, ईडी और आयकर विभाग भी जांच में शामिल हो गए। ये एजेंसियां महंता द्वारा कथित संगठित वित्तीय अपराधों और बेनामी संपत्तियों की जांच कर रही हैं। असम सीआईडी को महंता की पिछली नौकरी में भी वित्तीय गड़बड़ियों का पता चला है। तो ये थी आज की खबरें। कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होंगी अगली खबरों के साथ। अगर आपको आज की खबर अच्छी लगी, जानकारी भरी लगी, तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से जरूर शेयर कर लें। कल तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर, गुड नाइट।